क्या हुआ? चलिए, लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, जो शीर्षक है कौन? बातचीत। तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के जीवन के बारे में यानी कि लेखक परिचय के बारे में जानें कि लेखक हैं तो किस प्रकार से इनका परिचय है, जन्म कब है, निधन कब है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, निवास स्थान क्या है और क्या क्या इन्होंने कृतियाँ अपनी की हुई है। ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था यह आपका 23 जून 1844 को हुआ था, जो आगे आपको लिखा भी दिया है। ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। और निवास स्थान का मतलब होता है रहने का स्थान। निवास स्थान में क्या होता है? रहने का स्थान। कहाँ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, जो कि इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है ना। और वहीं पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल है, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आकर के मिलती है, उसी स्थान को संगम स्थल कहते हैं। और वहीं पर हमेशा, जैसे अभी भी महाकुंभ लगा हुआ था, लगा था ना कुछ दिन पहले, पिछले साल महाकुंभ लगा था, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या भगवान के प्यारे भी हो गए। ठीक है ना। तो इसका नाम अब बदल करके इलाहाबाद से इसका नाम बदल करके क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इनका निवास स्थान जो है ना इलाहाबाद में ही है, जो कि पहले के नामांकन करने के अनुसार। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और उनकी माता कौन थी? तो सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। जैसे कि हम कभी कभी आप लोग को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त मोटिवेशन मिलता है ना, यानी कि आपके अंदर एक जिज्ञासा जगना, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं मन नहीं करेगा कि हम करें, लेकिन आपके अंदर इतना ना जुनून और जिज्ञासा भर दिया जाता है, ताकि अंदर से लगता है कि शायद हमें ये काम करना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता है? उसी प्रकार से इनको पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन इनकी माता जो थी ना, कौन? पार्वती देवी, जिन्होंने इनके अध्ययन में मतलब पढ़ाई में रुचि और जिज्ञासा को क्या कर दी? लालसा को जगा दी। तब इनको पढ़ने की इच्छा हो गई कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। उसके बाद इनकी शिक्षा हुई थी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे, यानी प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरू में। शुरू में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास किए। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट प्रयाग के किस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा और कब पास किए? तब 1867 में मिशन स्कूल से, जो कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयाग में नाम वही है, जन्म इनका इलाहाबाद में, उसी जगह का नाम से ही कॉलेज है जहाँ पे इन्होंने परीक्षा पास की है। ठीक है ना। और वृत्ति मैंने होता है पेशा। और इन्होंने 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, और अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है। तो 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। यानी कि 1875 तक तो प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाए। उसके बाद में 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए, मतलब संस्कृत पढ़ाए। और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए। अध्यापक मतलब कि शिक्षक के रूप में नियुक्त, मतलब परमानेंट हो गए, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमानेंट, यानी कि अस्थायी रूप से इनको नौकरी मिल गई। लेकिन उसके पहले ये अस्थायी रूप से नहीं थे। लेकिन 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक क्या हो गए? नियुक्त हो गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण। उग्र मैंने होता है चंचलता, यानी कि किसी की बात ही नहीं सुनने वाले, अपने हिसाब से चलने वाले, जिसकी वजह से यह दूसरे किसी की बात को सुन नहीं सकते थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिए? नौकरी को छोड़ दिए और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। यानी कि 1885 में CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए,
किंतु उग्र स्वभाव के होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, नौकरी को छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद इन्होंने लेखन कार्य यानी कि लेख लिखना शुरू कर दिए, निबंध, उपन्यास, ये सब लिखना इन्होंने शुरू कर दिए। ठीक है, अगर ये नहीं लिखे होते तो शायद इनके बारे में आज हम लोग नहीं लिखते, नहीं पढ़ते। क्या पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते ना। विशेष परिस्थिति, पिता के निर्धनोपरांत यानी कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना किया। यानी कि इनके पिता कौन थे? व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट कौन थे? एक व्यापारी थे जिनका अपना व्यापार चल रहा था, लेकिन ये जो थे ना, उनके मरने के बाद इनको घर से दबाव दिया गया कि आप अपने पिता की वारिस को संभालें, यानी कि पिता की जो पेशा है उसको संभाले। लेकिन इन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से घर में क्या हो गया? कलह पैदा हो गया, यानी घर में विवाद चल रहा था। क्योंकि अगर कोई दबाव दे कि नहीं संपत्ति को तू चलाओ, और दूसरा कोई दबाव दे यानी अपने आप को कि हम नहीं करेंगे, तो नहीं करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना। तो इन पर विशेष पिता के निधनोपरांत पैतृक के व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा, और पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी कि इतना ना घर में कलह पैदा हुआ जिसकी वजह से ये बेचारे घर को छोड़ दिए। और जब घर को छोड़ दिए तो बहुत सारी यातनाएं इनको झेलना पड़ा, बहुत सारे कष्ट और पीड़ा को झेलना पड़ा, आर्थिक संकट से जूझते हुए। यानी कि आर्थिक संकट का मतलब खाने पीने की तक ले भी किल्लत हो गई, मतलब दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से यह अपने हिम्मत में हार नहीं माने। यानी कि इतनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट पैदा होने के बाद भी इन्होंने क्या किए? हार नहीं माने और हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी कि लेख, निबंध और उपन्यास लिखना ये नहीं छोड़े। कितना हो भी परिस्थिति इनके साथ आ गया, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को यानी कि जो लेखन कार्य जो कर रहे थे उसको नहीं छोड़े। बहुत लोग क्या करते हैं, आर्थिक स्थिति जब पैदा हो जाती है तो लोग इस काम को छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो हम नहीं करेंगे। सब कुछ में आर्थिक स्थिति साथ दे देता है, पढ़ाई का मामला होता है तो लोग क्या कहते हैं कि हम गरीब। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पढ़ाई के मामला जहाँ आ जाता है, स्पष्ट चीज़ें लोग कहा जाता है कि गरीब है तो लड़कुआ क्या पढ़ाए, है कि नहीं है? दिन भर में मैंने बार बार एक ही चीज हम कहते हैं कि दिन भर गुटखा खाने वाला दिन भर में 20 को खा जाता है, खा जाएगा ना। दिन भर में 20 को गुटखा खा जाता है तो 20 बजे 100 रुपया हुआ ना, महीने का 3000 हुआ ना। और बच्चा के लिए 3000 का किताब कॉपी और साल का ट्यूशन फी नहीं दे पाता, तो उस तरह से भारतीय 36,000 रुपया हुआ ना, साल का 36,000 रुपया खर्चा में चला गया, खाली शिखर खा के फेंक दिया, है कि नहीं है? लेकिन वह बच्चा की परवरिश में उतना मदद नहीं कर पाता है। वहाँ की परिस्थिति जब होती है तो क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। उसके बाद है रचनात्मक सक्रियता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए और इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलाते रहे। एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकालना शुरू किए, जिसकी कार्य लगभग 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी किए थे। कौन? बेनी प्रसाद भट्ट या कौन? बालकृष्ण भट्ट। यानी कि बेनी प्रसाद तो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे ना, लेकिन यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ये सब काम करते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी किए। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए। यानी कि काशी में इनको क्या किया गया? बुलाया गया, यानी कि निमंत्रण पत्र दे करके। किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण वहाँ से भी क्या हो गए? अलग हो गए। यानी कि ये बेचारे जहाँ भी जाते थे इनको दूसरे किसी से बढ़िया लगाव नहीं हो पाता था, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन सामने वाला वो अपने हिसाब से इनको चलाना चाहता था, जिसकी वजह से इनको उस व्यक्ति की भावनाएं इनके प्रति अच्छा नहीं बनता था, जिसकी वजह से वहाँ से क्या हो जाते थे? अलग हो जाते थे। कोई दिक्कत इसमें?
रचना इनका है उपन्यास है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक, पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, ये सब क्या है, उनकी रचना है। क्या है? रचना है। उसके बाद इनका प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम, जो जैसे करेगा वैसे नहीं पाएगा, ये इनका क्या है, प्रहसन है। नई रोशनी का 20 मैंने जौहर, ठीक है, नई रोशनी का 20, आचार, विडंबन आदि, निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण और भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है, जिसमें सबसे इनका मुख्य कौन है, बातचीत निबंध है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर करेगा कि बालकृष्ण भट्ट कौन थे, ठीक है ना, या कौन है, तो आप सीधे लिखिएगा बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उपनायक और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं और वे हिंदी के प्रारंभिक मैंने शुरू के, हिंदी के प्रारंभिक मैंने क्या होता है, शुरू के युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य है। अग्रण्य का मतलब होता है सबसे अलग हट करके, यानी कि सबसे आगे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी, जन मैंने होता है लोग, ठीक है ना, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन मैंने नया, धरातल मैंने होता है तल, यानी कि जहाँ के धरती यानी कि जो जमीन का स्तर जो है वो बराबर है, ठीक है ना, यानी कि जीरो से उठा देना। कहाँ से? धरातल मने कहाँ से? एकदम जीरो से उठा देना। व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग, रूप रंग और मानस दिया, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक गद्यकार थे जिन्होंने अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार भी थे और उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेश्वर बन जाती है। कलेश्वर समझ? कलेश्वर यानी कि बातचीत से ही किसी से विवाद हो जाना, कलेश पैदा हो जाना, यानी कि किसी से क्या होना? विवाद पैदा हो जाना, ठीक है ना। तो कलेश्वर बन जाती है। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष से ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। और उन्होंने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुरावस्था माने दयनीय स्थिति, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन माने बदलाव, पढ़े लिखे लोगों में बदलाव, देश की सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर उन्होंने लिखे। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने अपने इतने लिखे कि उनकी संख्या कितने में है? सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है।
अगर क्वेश्चन पूछे, सुनिए पहले ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि बालकृष्ण भट्ट को साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रूप में, निबंधकार के रूप में। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका बालकृष्ण भट्ट की जीवनी, ठीक है ना।